शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज जो पहला एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे यहाँ पर हम वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है, कौन कौन सी बीमारियाँ क्लाइमेट चेंज के चलते चलते हो रही हैं या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का भी उल्लेख किया जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में अंतर ये है संचारी रोग और गैर संचारी रोग। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एक व्यक्ति से यदि दूसरे व्यक्ति में कोई रोग फैल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये संचारी रोग कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाता है। कुछ बीमारी ऐसी रहती हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं हैं, इनको हम गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत रखते हैं। तो हमें रिकॉग्नाइज करना है क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ सकता है हेल्थ के ऊपर। क्लाइमेट चेंज देखा जाए अभी तक यदि हम इसको रोक नहीं पाए तो इससे इंडिया का जो डबल बर्डन है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का वो डबल हो जाएगा। इंडिया का जो बर्डन है ऑलरेडी से कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को वो फेस कर रहा है, इसके साथ ही साथ अब उसको डबल बर्डन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते चलते डिसीज़ की जो क्वांटिटी है, कैटेगरी है, वो सारी चीज़ बढ़ने वाली है। COP28 की बात करें तो COP28 का आयोजन किया जाना है लेटेस्ट यदि देखा जाए, और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दों को उठाया जाता है। इसके लिए इंडिया तैयार हो गया है। 28वें नंबर का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ रहेगा ये UAE में इस बार इसका आयोजन किया जाना है। और COP का फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, COP। पूरा यदि देखें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, और ये UNFCCC की तरफ से आयोजित किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम एग्जामिन कर पाते हैं कि कैसे करके क्लाइमेट चेंज असर डालता है किसी भी कंट्री के हेल्थ को। तो COP28 जो है इसका समिट इस बार UAE में आयोजित किया जाएगा। हम बात करते हैं इंडिया के अपर्याप्त हेल्थ सिस्टम की। ऑलरेडी देखा जाए आज के समय में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कराना इतना आसान काम नहीं है। भले ही आयुष्मान योजना चल रही है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, इसके बावजूद भी वो सब बीमारियां बहुत सारी ऐसी कैटेगरी की हैं जिनको आयुष्मान कार्ड से बाहर रखा गया है। आप आयुष्मान कार्ड देते भी हैं, इसके साथ साथ में आपसे पैसा भी ले लिया जाता है 20-25 हज़ार रुपये। कुल मिलाकर के 30,000 आपसे ले लेंगे, 60,000 सरकार से ले लेंगे। इस प्रकार से सरकारी अस्पताल में इलाज चलता है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है वो इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है कि हम हमारी जो पॉपुलेशन को, पार्टिकुलरली जो क्लाइमेट चेंज के रिस्क में हैं, उसके हेल्थ को हम बचा सकें। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट डालता है हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली, काजिंग मोर सिकनेस एंड डेथ। इसके चलते चलते और भी ज़्यादा डेथ होगी और भी ज़्यादा सिकनेस बढ़ते जाती है। इसके साथ ही साथ में इनडायरेक्ट तौर तरीके से भी क्लाइमेट चेंज असर डाल सकता है, जैसे कि न्यूट्रिशन को, वर्किंग हावर को प्रभावित करता है। क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धुआं धक्कड़ हो गया है। अब दिल्ली में ही देख लो, क्लाइमेट चेंज का ही असर है कि वहाँ पर सामने से कोई कार आ रही है तो दिखाई नहीं दे रही है, इतना ज़्यादा धुंध कोहरा छा जाता है। तो जो वर्किंग आवर होता है वो क्लाइमेट चेंज के चलते चलते कम हो रहा है। इसके साथ ही साथ क्लाइमेट से रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा। चौथे नंबर का जो असर है वो पर्सिपिटेशन को लेकर के है। ठीक है, वर्षा जो हो रही है वो भी प्रभावित हो रही है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। एक एस्टीमेट सजेस्ट करता है कि यदि ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है तो जो मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैं वुड बिकम अनहेबिटेबल। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लोग रह ही नहीं पाएंगे। समुद्र के किनारे वाले एरिया में क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ने से, चक्रवात आने से
आदमी वहाँ से छोड़ छोड़ के दूसरे एरिया में जा रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हो गए कि हर समय साइक्लोन आता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं कुछ होता है, तो हम यहाँ से छोड़ के जाते हैं। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट किया गया था उसमें सब लोग कितना आगे बढ़ पाए हैं। पेरिस एग्रीमेंट के दौरान सब लोग राजी हुए थे कि हम जो है टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ने देंगे, पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन साफ बात यह है कि हम इस चीज़ में फेल हो गए हैं। 2023 का जो साल रहा है ये हाईएस्ट टेम्परेचर और हीट वेव वाला माना जा रहा है इतिहास में, यदि हम उठा करके देखेंगे तो इससे हमारा जो प्लानेट है और भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में चला जाता है। क्लाइमेट इमरजेंसीज आज के समय में पैदा हो रही हैं, जैसे कि एक्सट्रीम हीट है, साइक्लोन है, फ्लड है। इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो क्षमता है, इनकी बार बार आने की जो मात्रा है वो बढ़ते जा रही है। पहले साल में 1-2 ठो आते थे, अब साल में 3-4 ठो आने लगे हैं। दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है। क्लाइमेट चेंज का असर हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर पड़ता है, हमारी जीविका के ऊपर पड़ता है एंड हेल्थ चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बात यदि हम करें कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेकर के, तो बताया जा रहा है कि भारत ऑलरेडी से कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को फेस कर रहा है। यदि क्लाइमेट चेंज होता है कंटिन्यू और रुकता नहीं है तो इससे इंडिया को डबल बर्डन फेस करना पड़ेगा। इसके चलते चलते जो वेक्टर्स हैं जैसे कि मॉस्क्यूटो, सैंड फ्लाइज, टिक्स एंड कुछ और भी ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, ये भी बढ़ सकते हैं, इनकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ में बोला जा रहा है यदि क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू रहता है तो सीजनलिटी ऑफ इन्फेक्शन थ्रू चेंजेस इन देयर लाइफ साइकिल। तो इससे क्या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शन हो सकते थे, तो ये टाइम पीरियड भी आपका और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इन्हीं सब बातों के चलते चलते बहुत सारे जो वेक्टर्स हैं, पैथोजन हैं, ये आसानी से पैदा होते जाएंगे जो कि पहले कभी नहीं हुआ करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर मॉस्क्यूटोज इन हिमालयन स्टेट, पहले उधर के एरिया में आपको मच्छर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज के टाइम ऐसा आ गया वहाँ पर भी हमको मॉस्क्यूटो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ बोला जा रहा है जो हीट होती है वो पैथोजन से काफ़ी संबंध रखती है। दुनिया में यदि फूड की कमी चली जाए, वाटर की कमी चली जाए एंड डिक्रीज़ इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, यदि फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है तो जो डिसीज़ हैं उनके प्रति हमारी बॉडी क्या है, ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, ज़्यादा आसानी से डिसीज़ हमारी बॉडी में घर बना लेते हैं। हालांकि जो एपिडेमिक्स होते हैं नॉर्मली हमको फ्लड के दौरान दिखाई देते हैं। ज़्यादातर जो एपिडेमिक बीमारियां हैं, फ्लड आती है, बारिश के मौसम में हमें एपिडेमिक्स दिखाई देती हैं। लेकिन जो एक्सटेंडेड वार्म पीरियड होते हैं, जैसे कि ज़्यादा लंबे समय तक यदि गर्मी पड़ती है, तो जो प्रोफाइलेशन है किसका, वाटर एंड फूड बॉर्न पैथोजेंस एंड डिसीज़ का, तो ये प्रसार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यदि हम बात करें कि देखिए कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में हमने शुरू में देखा था, अब क्लाइमेट चेंज का जो असर है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर कितना पड़ेगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का जो असर है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत कितना पड़ने वाला है, इसके साथ साथ में मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, बोथ ऑफ विच आर पुअरली मैनेज्ड इन इंडिया। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे देश में मैनेज नहीं कर पाते हैं कि मानसिक असर के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बढ़ेंगे या घटेंगे, इस चीज़ के बारे में हमारे देश में चर्चा नहीं करी जाती है। और कुछ जो रोग हो सकते हैं उसमें किडनी और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के बारे में बताया जाता है। हीट की बात करें, फिजिकल एक्सर्शन एंड डिहाइड्रेशन, ए कांस्टेंट स्टेट
फॉर लेबरर्स। तो जो लेबर लोग रहते हैं वो कंटिन्यू धूप में काम करते जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, इससे उनकी किडनी को इंजरी हो सकती है। इस प्रकार के जो केसेस हैं इंडिया में राइज हो रहे हैं ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। ऐसा हो रहा है डायबिटीज़ के चलते चलते। आगे बताया जा रहा है तीसरे नंबर में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये कब होगा? जब कंडीशन ऐसी है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, उस समय में हम देखते हैं इस प्रकार की जो स्थिति है ज़्यादा बन जाती है। पल्मोनरी डिसीज़ से मरने वालों की जो संख्या है 1.8 से 8.2% हो गई है हीट वेव के दौरान में। इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट रहा है, अनुपात रहा है, परसेंटेज रहा है, उसमें 8% की वृद्धि हुई है। एंड प्रत्येक 1% इंक्रीज इन टेम्परेचर अबाउट 29 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगली बात हम करते हैं अर्बनाइजेशन को लेकर के तीव्र होता शहरीकरण का क्या क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में बोला जा रहा है। हमारे देश में आप देखेंगे शहरों का विस्तार, शहरों का फैलाव बहुत तेज़ी के साथ में हो रहा है। शहर में ज़मीन खरीदना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ज़मीन मिल नहीं रही है, मिल भी रही है तो दूर दराज वाले एरिया में मिल रही है। और दूर दराज एरिया में आप जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप शहर को एक्सपांसन करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए किसी भी प्रकार की प्लानिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। आज के समय में यदि कोई कॉलोनी को डेवलप कर रहा है, प्लॉट काट रहा है, तो वो उसको हर चीज़ के बारे में ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। वो यदि सोचे कि मैं खेलने के लिए ग्राउंड बना देता हूँ, पैदल चलने के लिए थोड़ा सा कुछ बना देता हूँ, ये सारी चीज़ें यदि वो करता है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाएंगी। लेकिन यदि सरकार शहरों को बसाने का काम कर रही है तो उसको ये ध्यान देना है कि भाई इनकी प्लानिंग होना चाहिए पहले से। अर्बन एरिया में आप देखते हैं अर्बन ग्रीनरी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, ओपन स्पेसेस आपको दिखाई नहीं देते हैं, एंड दिखाई देती हैं तो आपको एस्फाल्ट की रोड एंड हीट रिटेनिंग बिल्डिंग, जो कि फिजिकली तौर पर देखा जाए एयर के सर्कुलेशन को रोक देती हैं। बियर द वर्स्ट इल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। लेकिन आप देखते हैं जो अर्बन एरिया है वो गर्म हैं अपने सराउंडिंग रूरल एरियाज़ के, स्पेशली नाइट के टाइम में ये बोला जा रहा है। क्लाइमेट चेंज ने हमारा जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है उसको भी प्रभावित किया है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एयर पोल्यूशन के चलते चलते शिकार बने हैं, बीमार हैं। अर्बन प्लानिंग दैट डिस्करेज फिजिकल एक्टिविटी, अर्बन की जो प्लानिंग करी गई है इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो कैसे करके हमारे जो शहर हैं आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज से लड़ पाएंगे। इसके बाद अगला जो बताया जा रहा है बात वो है वर्क रिलेटेड एंड कल्चरल स्ट्रेस से संबंधित। आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के असर को हम कैसे करके कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैथवे खोजना पड़ेगा, जिससे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है, एंड हमें अनुमान लगाना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा इसके बर्डन को। करेंटली देखा जाए हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को अभी तक हम नोटिफाई नहीं कर पाए हैं ताकि इस प्रकार के डेटा को कलेक्ट कर सकें। जब से जो इम्पैक्ट है वो तीव्र हुआ है बाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, हैविंग सिस्टम इन प्लेस फॉर सोशल सपोर्ट एंड हेल्थ सर्विसेज विल रिड्यूस द इम्पैक्ट। बताया जा रहा है, देखिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के चलते चलते इसका इम्पैक्ट तेज हुआ। अब ऐसा सिस्टम यदि हम बात करें जिसकी जगह जो कि जगह ले लेगा सोशल सपोर्ट के लिए, हेल्थ सर्विस के लिए, ये रिड्यूस करने वाला है क्लाइमेट चेंज के असर को।
इसके बाद हम अपस्ट्रीम इंटरवेंशन की बात करने वाले हैं, जैसे कि हमें बेटर अर्बन प्लानिंग लेकर के आना पड़ेगा, ग्रीन कवर को बढ़ाना है, वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही साथ में पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन की ज़रूरी है काफ़ी बड़े पैमाने पर। अब यहाँ पर एक्शन की बात करी जाती है कि ऑल लेवल पर हमको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन से लेकर के कंट्रोल की यदि हम बात करें क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो ये जो चीज़ है ग्लोबली होना चाहिए। कोई एक देश इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी एक देश का ये काम नहीं है। इसके लिए सभी लोगों को बराबरी से काम करना होगा। हमें एक ऐसा पैथवे खोजना है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसका असर क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता लगाना है एक एप्रोप्रिएट एरिया ऑफ इंटरवेंशन में। इस चीज़ को अचीव करना है तो इंडिया को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को, इसके साथ साथ इसके इम्पैक्ट को, कि इसका इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर पड़ता है एज ए प्रॉब्लम दैट कैन बी एंड नीड्स टू बी एड्रेस, जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, एड्रेस करने की ज़रूरत है। आगे बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट पंच सरपंच हो, इनको डिसाइड करना पड़ेगा पॉलिसी ऑप्शंस के ऊपर दैट हैव बीन जनरेटेड बाय रिसर्च, जो कि रिसर्च से इनको चीज़ें मिली है। एंड बोला जा रहा है ओनली व्हेन द थ्री स्ट्रीम ऑफ प्रॉब्लमाइटाइजेशन, पॉलिसी ऑप्शन एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कम टुगेदर इज मीनिंगफुल चेंज लाइकली टू हैपन। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पॉलिसी ऑप्शन हमारा कैसा है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें 3 कंट्रीज़ का उल्लेख किया जाता है, भारत, जापान और फिलीपींस। तीनों देशों की रिलेशनशिप को कोरिलेट करके यहाँ पर देखा जा रहा है। तो चलिए इस एडिटोरियल को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए, ठीक है, तो भारत और जापान के लिए इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को क्रियान्वित यदि करना है तो इसके लिए आपको सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कंडीशन हमेशा से ही प्राइम रही हैं 2 कंट्रीज़ के लिए यदि वो ऑपरेशनलाइज करना चाहते हैं उनके शेयर्ड विजन को इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। इसके लिए आपको कंडीशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसी कंडीशन चल रही है। आज के समय में देखा जाए तो फिलीपींस अपना जो ध्यान है वो दूसरी तरफ करने लगा है। फिलीपींस आज के समय में रीडायरेक्ट कर रहा है इसके अटेंशन को किधर, जापान एंड इंडिया की तरफ में देखने लगा है। यदि वो चाहता है कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो, हमारे देश की सिक्योरिटी मजबूत रहे। तो कुल मिलाकर के चाइनीज़ लीड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं फिलीपींस में, इसको उसने सस्टेनेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न के चलते चलते कम करना चालू कर दिया है। सेकंड नंबर में बात यदि देखें तो ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए थोड़ा सा टैप कर सकती हैं, एंटर कर सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी जाइमे बौतिस्टा, इन्होंने रिफर्म किया है इस साल इसी महीने में। उन्होंने नोट डाउन किया है कि फिलीपींस की गवर्नमेंट की इच्छा है कि वो टैप करना चाहते हैं बोथ कंट्रीज़ को डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए, उनकी मदद चाहते हैं। तीसरे नंबर में फिलीपीन चाहता है कि इनकी जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो और भी ज़्यादा डीप हो और भी ज़्यादा ब्रॉडर होते जाए। चौथे नंबर में वहीं यदि हम बात करें अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट फर्डिनांड मैक्रोस JR, इनकी लीडरशिप में देखा जाए तो ये भी चाइना को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना से थोड़ा सा हटने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना से यदि कोई अलग होना चाहता है तो उसको सीधे सीधे भारत का दामन फिर पकड़ना चाहिए।
5वें नंबर पर बोला जा रहा है कि वो एक्सप्लोर करना चाहता है और भी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मल्टी फेसेटेड स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन। स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के लिए वो और भी ज़्यादा लोगों से हाथ मिलाना चाहता है और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है। इसलिए भी फिलीपींस के लिए भारत और जापान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं यदि हम मनीलास एंट्रीब्यूशन की बात करें तो मनीला का जो एंट्रीब्यूशन है, फिलीपींस का जो दिमागी कंडीशन है, वो दोनों की तरफ एट्रीब्यूट होते होते दिखाई दे रहे हैं, टोक्यो की तरफ भी एंड न्यू दिल्ली की तरफ भी, क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्टनर माने जाते हैं एंड अलाउ ऑल थ्री डेमोक्रेसीज टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टीफेस्टेड स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन। अब आगे जो बात करी जाती है वो फिलीपींस और जापान की रिलेशनशिप को बताता है कि कैसे करके फिलीपींस और जापान आपस में क्लोज आते जा रहे हैं। ये दोनों ही क्लोज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को शेयर करते हैं, विद द फॉर्मर बीइंग मनीलास मेजर इन्वेस्टर एंड इट्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस। देखा जाए जापान फिलीपींस में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है और यहाँ से ही ओवरसीज़ डेवलपमेंट असिस्टेंस उस देश को प्राप्त होता है जापान से। वहीं यदि हम बात करें पार्टनरशिप को, तो जो पार्टनरशिप है ट्रेडिशनली फंक्शनड है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हब एंड स्पोक सिस्टम। यूएस का हब एंड स्पोक सिस्टम के हिसाब से ही देखा जाए, ठीक उसी प्रकार से पार्टनरशिप ट्रेडिशनली तौर पर चल रही है। इसके साथ ही साथ बायलैटरल जो संबंध हैं आज के समय में वो सिग्निफिकेंट मोमेंटम दिखा रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट फोर्स, विथ टोक्यो सीकिंग टू प्ले ए मोर प्रोमिनेंट सिक्योरिटी रोल। और आज के समय में टोक्यो सोच रहा है कि फिलीपींस की रक्षा के लिए कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप मुझसे मदद मांगिए। साथ ही साथ हम राजनीतिक लेवल पर यदि देखें तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किसीदा ने क्या किया था, ऐतिहासिक यात्रा करी थी फिलीपींस की, मार्क्ड ए ट्यूनिंग पॉइंट इन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बायलैटरल टाइज। अब हम बात करें यदि फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ जापान्स ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंस की, ये अभी देखा जाए फॉर्मलाइजिंग होगा। इसकी जो नेगोशिएशंस है ना, इनके नेगोशिएशंस को फॉर्मलाइजेशन का काम किया जाएगा। इसके लिए रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट को तैयार किया गया है एंड मीटिंग रखी गई है मैक्रोस एंड किसीदा के बीच में। अब हमने फिलीपींस और जापान के बारे में जाना था, अब हम बात करेंगे फिलीपींस एंड इंडिया के बीच में क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि काफ़ी एडवांसमेंट हमको देखने को मिला है, एज मनीला इज़ नाउ मोर विलिंगली इनकॉर्पोरेटिंग न्यू दिल्ली इन इट्स स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन। आज के समय में फिलीपींस अपने स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन में इंडिया को काफ़ी महत्व देने लगा है। यदि हम कुछ पुराने महीनों की बात करें, यहाँ पर काफ़ी इसेंशियल माइलस्टोन हमने हासिल करे हैं, जिससे हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में फिलीपींस के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर इंक्वायरी इनरिक मनालो न्यू दिल्ली की विज़िट करते हैं एंड इन्होंने साइन किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू के ऊपर इन्होंने साइन किया था और इसमें फिलीपींस और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों ही शामिल हुए थे। इस एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों देश इम्प्रूव करेंगे उनके इंटर ऑपरेबिलिटी को, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फैलाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्रीमेंट लाया गया था। इसके साथ ही साथ में इंडिया ने ऑफ़र किया है फिलीपींस कोस्ट गार्ड को ए 7 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर बेस्ड ऑन ए सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट विद एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म। सॉफ्ट लोन पर आधारित पेमेंट हमको मिली है, इसके लिए हमने टाइम पीरियड भी उनको बढ़ा दिया है। तो 7 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर हम फिलीपींस को प्रोवाइड करने वाले हैं।
इसके बाद भारत और जापान के संबंधों के बारे में चर्चा करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी जा रही है, स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन सर्वे 2023। इसमें कहा गया है कि जापान और इंडिया टॉप 2 चॉइस मानी जाती हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, यदि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजिक पार्टनर का अल्टरनेटिव चाहते हैं तो। इसीलिए जो स्ट्रक्चरल कंडीशन है, कंटेम्प्ररी समकालीन जो स्ट्रक्चरल कंडीशन हैं, ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर के आई हैं जापान एंड इंडिया के लिए कि आप ऑपरेशनलाइज करिए उनके शेयर्ड विज़न को इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। भारत जापान संबंधों की बात यहाँ पर करी जाती है कि भारत एंड जापान दोनों ही स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप वाले देश माने जाते हैं। वहीं यदि हम सिक्योरिटी की टर्म में बात करें तो नई दिल्ली एंड टोक्यो दोनों ही कंटिन्यू इंगेज रहते हैं अलग अलग प्लेटफार्म में, जैसे कि दोनों रेगुलर तरीके से बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराते रहते हैं। 2+2 मीटिंग का आयोजन किया जाता है मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क के ऊपर, जैसे कि क्वाड एंड G20 में। साथ ही साथ में दोनों कंट्री शेयर करते हैं सिमिलर थ्रेट परसेप्शंस को एंड इंक्रीजिंगली असर्टिव एंड डिसरप्टिव चाइना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नाम किसका लिया जा रहा है? चाइना का। चौथे नंबर में बोला जा रहा है थर्ड कंट्री कोऑपरेशन मॉडल। डिफेंस कोऑपरेशन से पहले नई दिल्ली और टोक्यो ने थर्ड कंट्री कोऑपरेशन मॉडल लेकर के आए थे इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड वाले रीजन के लिए। फिर 2017 में आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड उनके जो फॉर्मर काउंटर पार्ट है शिंजो आबे, इन्होंने वेलकम किया था कोलैबोरेटिव इफोर्ट का। आगे बताया जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट लाया गया था इसमें हमें स्पीड ज़्यादा देखने को नहीं मिली क्योंकि जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस चालू हो गया, इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट पैदा हो गया था कोविड-19 के चलते चलते। लेकिन आज के समय में दोनों कंट्री ने रिसेंटली एक्सप्लोर किया था एक न्यू थर्ड कंट्री कोऑपरेशन मॉडल थ्रू आउट द रीजन। इसी रीजन में यदि देखा जाए तो एक थर्ड कंट्री कोऑपरेशन मॉडल को फिर से लाने की कोशिश यहाँ पर करी जाती है। इसमें देखा जाए तो इसमें इमर्जिंग ट्राइलेटरल पार्टनरशिप होने वाली है इंडिया, जापान एंड बांग्लादेश के बारे में। ठीक इसी प्रकार का जो सिमिलर फ्रेमवर्क है वो इंडिया, जापान एंड श्रीलंका के बीच में भी हमको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन के लिए हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे जो फ्लड प्लेन बने हैं, बाढ़ के मैदान बने हैं असम में, यहाँ पर ये लोकेटेड है। तो जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बाढ़ के मैदान के किनारे किनारे स्थापित करी गई है एंड ये जाना जाता है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोस के बारे में। इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN में। इसको हम ऑफन बोलते हैं मिनी काजीरंगा ड्यू टू इट्स सिमिलर लैंडस्केप एंड वेजिटेशन। ठीक जगह वैसा ही है, ठीक वेजिटेशन वैसे ही पाई जा रही, इसीलिए इसको हम मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं। लगभग 72% इस सेंचुरी का जो हिस्सा है वो वेट सवाना से घिरा हुआ है, जहाँ पर आपको अरुंडोडोनेक्स एंड सेचरम जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाकी के हिस्से में आपको वाटर बॉडी देखने को मिल सकती है।